नमस्कार। आज पुनः हम समाजीकरण के अर्थ, स्तर तथा सिद्धांत पर बात करेंगे। इसका पार्ट 2 आज पढ़ाया जा रहा है, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। इसके अर्थ और स्तर के बारे में हम पूर्व वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम समाजीकरण के अभिकरण एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण यानी संस्थाएं, मेजर एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन। मानव के समाजीकरण की प्रक्रिया बड़ी लंबी एवं जटिल है। इस कार्य में अनेक संस्थाओं एवं समूहों का योगदान होता है। ये संस्थाएं समय समय पर विभिन्न बातें सिखाती हैं। कभी तो ये एक दूसरे की पूरक एवं सहयोगी होती हैं, तो कभी परस्पर स्वतंत्र एवं संघर्षकारी भी होती हैं। बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्थाओं जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह एवं नातेदारी समूह, द्वितीयक संस्थाओं जैसे विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का योगदान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक बच्चे का समाजीकरण होता है तो उसके समाजीकरण में कई प्राथमिक एवं कई द्वितीयक संस्थाओं का योगदान होता है। व्यक्ति इन संस्थाओं एवं समूहों से जितना अनुकूलन करता जाता है, समाजीकरण भी उतना ही सफल माना जाता है। अब समाजीकरण के कुछ संस्थाएं एवं समूहों का हम निम्नानुसार उल्लेख करेंगे। सबसे पहला है परिवार समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, रूढ़ियों, परंपराओं, लोकाचारों, संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। बच्चे यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। वे हैं पति पिता, पत्नी माता, पुत्र भाई और पुत्री बहन। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यानी परिवार प्रत्येक समाज में पाया जाता है, अतः विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की यह आधारभूत संस्था रही है और वर्तमान में भी है। जेल्डिच ने 56 समाजों का मानवशास्त्रीय अध्ययन करके समाजीकरण में माता एवं पिता की भूमिका का पता लगाया। सभी समाजों में पिता साधक नेतृत्व और माता भावनात्मक नेतृत्व प्रदान करते हैं, ऐसा माना है। पुरस्कार एवं दंड के आधार पर बच्चा उचित एवं अनुचित में भेद करना सीखता है। उसमें नैतिकता के भाव भी पैदा होते हैं। परिवार के अन्य सदस्यों एवं भाई बहनों का भी बच्चे के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान आदि से बच्चे में भी सद्गुण जन्म लेते हैं। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार में ही सीखता है। परिवार में भिन्न भिन्न स्वभाव एवं रुचि वाले व्यक्ति होते हैं। बच्चा उन सभी के साथ अनुकूलन करना सीखता है, आज्ञा का पालन करना सीखता है। पारिवारिक आदर्श एवं मूल्य बच्चे के ही आदर्श एवं मूल्य बन जाते हैं, यानी जो परिवार के आदर्श और मूल्य होते हैं वो बच्चे के भी आदर्श और मूल्य बन जाते हैं। उसे आदर्श नागरिकता का पाठ भी परिवार में ही मिलता है। परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिवार का परिवेश बालक के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके विचारों, दृष्टिकोणों, आदर्शों, मूल्यों का परिवार की छाप उस पर अमिट रूप से होती है। यही कारण है कि व्यक्ति के समाजीकरण में परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अब है नेक्स्ट हमारे अभिकरण है क्रीडा समूह। समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह
अपने हमजोलियों एवं खेल के साथियों के संपर्क में आता है। यानी सबसे पहले वह परिवार के संपर्क में आता है और उसके पश्चात वह क्रीड़ा समूह के संपर्क में आता है। जो उसके हमउम्र होते हैं ये लोग उसे अपनी परिस्थिति एवं वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन करना सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण तथा अनुशासन में रखना भी सीखता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूलन करना भी सीखता है। इसके बाद है तीसरी हमारी समाजीकरण की एजेंसी है यानी संस्था है पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चों के ही नहीं वरन युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांवों में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह एवं प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। इसके बाद चौथी हमारी संस्था है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आ जाते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, सालिस, सास ससुर, देवर भाभी आदि सभी संबंधियों के संपर्क में व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी के साथ परिहार या दूरी बरती जाती है। नेक्स्ट हमारा संस्था है विवाह। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है। विवाह के बाद लड़के और लड़की को नए दायित्वों का निर्वाह करना होता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना होता है, निष्ठा रखनी होती है। इस प्रकार विवाह के द्वारा बालक को नई परिस्थितियां भूमिकाएं ग्रहण करनी होती हैं, जैसे पिता माता की, दादा दादी की, नाना नानी की इत्यादि। उपयुक्त प्राथमिक संस्थाओं के अतिरिक्त वर्तमान में अनेक द्वितीयक संस्थाएं भी हैं जो कि समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें है शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक एवं व्यवसाय संस्थाएं या व्यवसाय समूह। यानी शिक्षण संस्थाओं के द्वारा भी बच्चे का समाजीकरण होता है जो कि द्वितीयक संस्थाएं हैं। राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा कुछ आर्थिक संस्थाएं भी होती हैं जो जैसे आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती हैं। धार्मिक संस्थाएं व्यक्ति के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव होता है। ईश्वरीय भय श्रद्धा के कारण वह नैतिकता एवं अन्य गुणों को सीखता है और आत्मसात करता है। सांस्कृतिक संस्थाएं वो होती हैं जिसमें आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन इत्यादि के द्वारा भी व्यक्ति अपनी संस्कृति से परिचित होता है और उन्हें अपने जीवन में आंतरिकृत अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इसके बाद है समाजीकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। विभिन्न विद्वानों ने अपने सिद्धांत प्रतिपादित कर यह दर्शाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या स्व के विकास के आधार पर समझाने का प्रयत्न किया है। यानी व्यक्ति में आत्म यानी स्व का विकास कैसे होता है। आत्म कोई शारीरिक न होकर एक मानसिक तथ्य होता है। व्यक्ति के समाजीकरण में आत्म या स्व का उद्भव और विकास केंद्र बिंदु होता है। यानी व्यक्ति का जब समाजीकरण होता है तो उसमें आत्म और स्व का विकास उसका केंद्र बिंदु होता है। आत्म के विकास एवं समाजीकरण से संबंधित कुछ सिद्धांतों का उल्लेख हम यहाँ करेंगे, जिसमें सबसे पहला है C.H. कूले का सिद्धांत, जिसे कहते हैं आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत।
अमेरिकन समाजशास्त्री कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी नाम से जाना जाता है। कूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। उनका मत है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। कहने का तात्पर्य है कि C.H. कूले ने कहा है कि समाज एक दर्पण के समान होता है जिसमें व्यक्ति अपनी छवि देखता है और उसी के अनुसार वह अपने आप को ढालता है। जिस प्रकार से हम आईना देखकर यह ज्ञान करते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पर कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवारे हैं या नहीं, उसी प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है। कूले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। और तीसरा, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, अर्थात गर्व अनुभव करता हूँ या ग्लानि। इन तीनों बातों को स्पष्ट करने के लिए हॉटन तथा हंट ने एक उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ कुछ व्यक्ति एक समूह में परस्पर बातें कर रहे हैं। आपको आते ही वे बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं और ऐसा कई बार होता है, तो आपने अपने बारे में हीनता की भावना महसूस की होगी। इसके विपरीत कमरे में प्रवेश करने पर सभी व्यक्ति आपको घेर लेते हैं, आपसे चर्चा करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति को गर्व महसूस होता है। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति हमारे प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, हम अपने बारे में वैसी ही धारणा बना लेते हैं और यही कूले का आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार कूले ने व्यक्ति का दूसरों से संपर्क होने से ही स्व का निर्माण होता है ऐसा बताया है, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार होता है। स्व के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है। स्टीवर्ट एम गिलिन ने कूले के आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत को भी व्यक्त किया है। अब है मीड का सिद्धांत, मीड्स थ्योरी। मीड ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी कृति में प्रकट किए हैं। मीड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता होता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। मीड ने उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा स्व का विकास होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविक व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर ही क्रियाएं करता है। धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क के कारण बच्चे को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार बच्चे के स्व व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही वह सामान्यीकृत अन्य कहते हैं। सामान्यीकृत अन्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। अन्य शब्दों में दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरिकरण करता है, तो उसे ही सामान्यीकृत अन्य G.H. मीड द्वारा कहा गया है। व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं और मुझे
यानी आई एंड मी शब्दों का प्रयोग किया है। यानी किस प्रकार मनुष्य में आत्मचेतना का विकास होता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है या इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है तथा मुझे का अर्थ व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया जिसे व्यक्ति आंतरिकृत करता है। मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। जी.एच. मीड का ऐसा मानना है कि जब व्यक्ति में मैं और मुझे में अंतःक्रिया होती है तभी उसमें स्व का विकास होता है। समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ सीखता है उसे वह पुनः गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है। चोर, डाकू, पुलिसमैन तथा माता पिता व भाई बहन की भूमिका वह खेल के दौरान प्रकट करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के स्व का विकास प्रारंभ में दोनों अवधारणा यानी मैं और मुझे, जो कि अभी मीड ने बताया है कि अवधारणा एक दूसरे से अलग होती हैं, किंतु परिवार एवं समाज के संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती है और वे एक ही चीज के दो पहलू बन जाते हैं। सामाजिक रूप से आत्म चेतना के रूप में बदल जाता है। यानी आत्म के विकास के बाद व्यक्ति जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में आत्मचेतन के रूप में बदल जाता है। व्यक्ति का समाजीकरण उसी मात्रा में होता है जिस मात्रा में उसके सामाजिक व्यवहार उसके जैविकीय एवं संवेगात्मक व्यक्तित्व के प्रभाव को कम कर दें। स्वयं में तथा अन्य व्यक्तियों में भेद करने की चेतना पैदा होना ही आत्म का विकास होता है। इसी आधार पर वह दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को निश्चित करना, तरह तरह की बातें करना भी सीखता है। अब है तीसरा सिद्धांत, फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वे यह मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। यानी फ्रायड ऐसा मानते थे कि मनुष्य का जो भी व्यवहार होता है वह काम प्रवृत्तियों द्वारा तय होता है। फ्रायड ने समाजीकृत अन्य सोशलाइज्ड सेल्फ की समाजशास्त्रियों की अवधारणा को चुनौती दी और कहा कि स्व एवं समाज में कोई तालमेल नहीं है। वह यह मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी समुद्र में हिमखंड का बाहरी भाग होता है। फ्रायड ने स्व को इड, अहम यानी ईगो और पराहम यानी सुपर ईगो, इन तीन भागों में बांटा है। इड अहम की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, असमाजीकृत इच्छाओं एवं स्वार्थ का योग होता है। इड के सामने नैतिक, अनैतिक, अच्छा और बुरा कोई प्रश्न नहीं होता है। अहम स्व का चेतन एवं तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और इड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी इड के समान नैतिक, अनैतिक, प्रेम एवं घृणा को अधिक महत्व नहीं देता है। अब है परा अहम, सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का संयोग है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। यानी फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि इड मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणाएं एवं असामाजिकृत इच्छाएं होती हैं या स्वार्थों का योग होता है और अहम स्व का चेतन एवं तार्किक रूप होता है, व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और इड पर नियंत्रण रखता है। पराहम सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का एक संयोग होता है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है, जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करता है। फ्रायड का मत है कि इड और पराअहम में सदैव संघर्ष पाया जाता है
क्योंकि समाज यौन इच्छाओं और आक्रामक भावनाओं पर प्रतिबंध लगाता है। सामान्यतः इड उस संघर्ष में हार जाता है, किंतु कभी कभी वह पराअहम की अवहेलना भी कर ले देता है और व्यक्ति समाज विरोधी कार्य कर बैठता है। इस प्रकार फ्रायड स्व और समाज को एक दूसरे के पूरक न मानकर परस्पर विरोधी मानते हैं। फ्रायड के अनुसार इड व पराअहम के पारस्परिक संघर्ष की प्रक्रिया से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। बचपन में व्यक्ति जब सामाजिक व्यवहार से परिचित नहीं होता है तो इड से प्रभावित होकर व्यवहार करता है। दूसरे लोगों के संपर्क में आने पर उसे इस बात का ज्ञान होता है कि अपनी आवश्यकता किस प्रकार पूरी की जानी चाहिए। यही अहम के विकास की स्थिति है। अन्य व्यक्ति के संपर्क से ही वह सामाजिक मूल्य एवं आदर्शों से परिचित होता है। वह यह जानने लगता है कि समाज किस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार व अस्वीकार करता है, नैतिक व अनैतिक समझता है। वह इड और अहम की बात को ठुकरा कर जितना पराअहम के अनुसार आचरण करता है उतना ही उसका समाजीकरण सफल माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि फ्रायड ने इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया, इड अहम और पराअहम के बारे में, और उन्होंने कहा है कि एक मनुष्य इड और अहम की बात को ठुकरा कर जितना पराअहम के अनुसार आचरण करता है उतना ही ज़्यादा या उतना ही अच्छी प्रकार से उसका समाजीकरण होता है। इसी प्रकार से समाजीकरण से संबंधित कुछ अन्य अवधारणाएं भी हैं या कंसेप्ट भी हैं, जैसे नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, पूर्वभाषी समाजीकरण। नकारात्मक समाजीकरण का तात्पर्य समाज संबंध व्यवहारों, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को सीखने से होता है, किंतु व्यक्ति जब समाज से अस्वीकृत या समाज के द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखता है तो उसे नकारात्मक समाजीकरण कहते हैं। विसमाजीकरण वह स्थिति होती है जिसमें सीखे हुए व्यवहारों को भुला देता है व्यक्ति, अर्थात व्यक्ति का पहले जो समाजीकरण हुआ है उसे समाप्त कर देना विसमाजीकरण कहलाता है। व्यक्ति को उसके पहले हुए समाजीकरण की त्रुटियां व हानियां बताकर पहले वाले समाजीकरण में छिपे हुए व्यवहारों को छोड़ना व भुलाना विसमाजीकरण कहा जाता है। अब इसके बाद आता है पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण का कार्य विसमाजीकरण के बाद ही संभव होता है। किसी व्यक्ति द्वारा पहले सीखे गए व्यवहार को भूलकर नए व्यवहार को सीखना ही पुनर्समाजीकरण कहलाता है। इसके बाद है पूर्वभाषी समाजीकरण। भविष्य में जो स्थिति आने वाली है उसके लिए पहले से ही अभ्यास या तैयारी करना या उन व्यवहारों को सीखना ही पूर्वाभासी समाजीकरण यानी एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। यानी भविष्य में एक व्यक्ति को जैसा व्यवहार करना है उसकी पहले से ही तैयारी करना या उसे सीखना एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति पति, पिता आदि बनने से पूर्व ही उनसे संबंधित व्यवहारों को सीखता है तो वह व्यक्ति पूर्वाभासी समाजीकरण की स्थिति में होता है। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।